आज हम देखेंगे अपना लास्ट सेट, 7वां सेट है जो। तो आइए हम देखते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मक्का होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शन दिया है 22, 20, 46 और 45। मक्का में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 20 होती है और 2n बराबर 20। इसके हर एक सेट में 10-10 पेयर्स होते हैं। ये एक द्विगुणित जीव है। जो मक्का होता है वो द्विगुणित जीव होता है और इसमें मतलब दो सेट होते हैं, दोनों में 10-10 पेयर्स पाए जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 20। जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है। ये एक आनुवांशिक रोग है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है XXY, XYO, XYY एंड XXX। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है। यह एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, तो जो पुरुषों में जैसे कि नॉर्मली 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो जब पुरुष होते हैं उसमें जन्म जब होता है तो 47 पेयर्स शुरू से ही होते हैं। तो और इसमें दिक्कतें क्या आती हैं, जो पुरुष होते हैं उनकी बॉडी जो होती है उस पर बालों का कम होना, लक्षणों का ना दिखाई देना, ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो हमारा राइट आंसर होगा XXY। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन होता है। ऑप्शन है हमारे पास SV40, TI प्लाज्मिड, PUC एंड PBR322। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें क्लोनिंग संवाहक कौन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो TI प्लाज्मिड होता है, TI प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम फैसियंस नामक एक जीवाणु है, जिससे कोशिका जो प्लांट सेल होता है हमारा उसमें क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है TI प्लाज्मिड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन था, तो TI प्लाज्मिड जो है हमारा राइट आंसर है। एग्रोबैक्टीरियम फैसियंस नामक जीवाणु है ये। हमारा राइट आंसर होगा TI प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से समष्टि गुण है, समष्टि का गुण कौन सा है। तो जो समष्टि का गुण होता है उसमें होता है जन्म दर, मृत्यु दर और घनत्व, ये तीनों पाए जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया मृत्यु दर, जन्म दर, घनत्व और इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम चलते हैं अपने वर्णनात्मक क्वेश्चन की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। लीडिंग कोशिकाएं जो होती है उनका कार्य क्या होता है। जैसा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुष सेक्स हार्मोन का
उत्पादन करती है, मेल सेक्स हार्मोन का उत्पादन करती है, जिससे शुक्राणु जनन, पुरुष यौन लक्षण विकास और सहायक जननांगों के परिपक्वता और कार्य के लिए आवश्यक है। शुक्राणु जनन पुरुष यौन लक्षणों के और सहायक जननांगों की परिपक्वता मैच्योर होने के लिए ये आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोकेन कोका किस पौधे से प्राप्त होता है? कोकेन कोका, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोकेन कोका किसे कहते हैं। कोकेन, जिसे हम कोकाइन के नाम से जानते हैं, और इसको एरिथ्रोक्रिसलम कोका और एरिथ्रोक्रिसलम नोवोग्रोनेट्स नामक कोका पौधे की पत्तियों से ये प्राप्त होता है। जैसा कि इसमें दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी होता है, ये दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी होता है। तो ये है हमारा कोकेन कोका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आनुवंशिकता की इकाई होती है वो होती है जीन, और जीन जो होता है वो डीएनए से बना होता है। जीन जो होता है वो डीएनए से बना होता है, और डीएनए जो होता है वो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ने डीएनए का मॉडल दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 1953 में दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी के किस रूप में अनिषेचित अंड विकसित होता है? मधुमक्खी का कौन सा ऐसा रूप है जिससे अनिषेचित अंड विकसित होता है? तो हम जानते हैं कि जो निषेचित अंडा होता है वो मादा या फिर रानी मधुमक्खी में विकसित होता है। जो मेल मधुमक्खी होती है उसमें, या फिर रानी मधुमक्खी में विकसित होता है। हम आ गए अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो हम देखेंगे कि प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन में अंतर। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में अंतर। तो सबसे पहले जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी, दो वलय वाली बड़ी संरचना होती है। जबकि पिरामिडीन में क्या होता है कि साइटोसिन मतलब सी एंड थायमीन, एक वलय वाली छोटी संरचना होती है। प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और पिरिमिडीन में 2 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। प्यूरिन पाइरिमिडीन में ये अंतर होता है कि प्यूरिन में ए और जी पाए जाते हैं और पाइरिमिडीन में सी और टी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनकी संरचना सी और टी से जुड़ी होती है और प्यूरिन में ए और जी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी कॉटन पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले बीटी, इट मीन्स बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस एंड यह एक सामान्य मृदा जीवाणु बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के एक या एक से अधिक जीनों के सम्मिलन द्वारा बनता है।
और आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, जो बीटी कपास होता है, बीटी कॉटन जिसको हम कहते हैं, ये पौधों में छिड़काव के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड ज्वर पर टिप्पणी लिखिए। टाइफाइड बुखार, टाइफाइड बुखार क्या होता है कि जो इसको हम कहते हैं आंत ज्वर, इसको हम कह सकते हैं आंत ज्वर, जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया होती है एक, उसके कारण होता है। टाइफाइड बुखार उन जगहों पर दुर्लभ है जहां इस बैक्टीरिया के जो वाहक होते हैं, वेक्टर्स जो होते हैं, वो कम लोग होते हैं, और उन जगहों पर भी दुर्लभ है जहां पे कीटाणुओं का के मारने के लिए पानी का उपचार होता है। कीटाणुओं को मारने के लिए पानी का उपचार किया जाता है, वहां ये दुर्लभ होते हैं, और इनके जो बैक्टीरिया है वो है सैल्मोनेला टाइफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समष्टि और समुदाय में अंतर। तो हम जानते हैं कि जो समष्टि होती है उसमें क्या होता है कि समष्टि में एक ही प्रजाति के जीवों का समूह होता है, जो एक ही प्रजाति होती है उसके जीवों का एक ग्रुप होता है, और जबकि समुदाय में विभिन्न प्रजातियां के जीवों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें एक ही प्रजाति के जीवों का समूह होता है, और इसमें जो समुदाय होता है उसमें विभिन्न मतलब बहुत सारी प्रजातियों का समूह होता है, ग्रुप होता है। तो ये है हमारी समष्टि का और समुदाय में अंतर। समष्टि के गुण जो होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि जन्म दर, मृत्यु दर और घनत्व आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में मानव के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में मानव के महत्व को समझाइए कि मानव का क्या महत्व है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम, परिस्थिति, उसमें इस प्रकार समझाया जा सकता है कि वे पारिस्थितिक तंत्र में एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि भोजन, पानी और हवा, ये हमारी पारिस्थिति में आते हैं, हमारे इकोसिस्टम जो होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न, असंग जनन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। असंग जनन, हम कह सकते हैं कि जो असंग जनन होता है उसमें बिना किसी फर्टिलाइजेशन के नर जो युग्मक होता है, मेल गैमिट होता है, उसका निर्माण होता है, वो होता है असंग जनन, और उससे बीज बनता है। बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बीज का निर्माण होना असंग जनन कहलाता है। उदाहरण के लिए नींबू, आम और कुछ कुछ किस्में होती हैं ब्रूड बीजांड काय की, जो कुछ सेल्स से विकसित होता है, और घास कुल के पौधे भी इसका उदाहरण है। जैसा कि हम देखते हैं जब हम आम के पौधे उगाते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, नींबू के भी पेड़ में नहीं होती। और जो कुछ घास होता है, जैसे कि दूब को हम देख सकते हैं कि दूब अपने आप से जम जाता है, उसमें किसी भी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। तो बिना मेल गैमेट्स के, संलयन के बिना बीज का निर्माण होना असंग जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, समझाइए। न्यूक्लियोसाइड एक आणविक संरचना है
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसा कि इसमें नाइट्रोजनी क्षार जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, ए जी, और एक शर्करा मतलब एक सुगर जैसे कि राइबोज सुगर या डीऑक्सीराइबोज सुगर होते हैं, जो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें क्या होता है, ये आणविक संरचना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसा कि इसमें ए और टी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो एक सुगर होती है और एक जैसे कि राइबोज सुगर और डीऑक्सीराइबोज होते हैं, जो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एकदम जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखिए। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी जीन के डीएनए को हम आर्टिफिशियल तरीके से बदलाव करने की एक तकनीकी होती है। जैसे कि अगर कोई डीएनए है उसको हम कृत्रिम रूप से बदल देते हैं तो वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपियोइड्स ड्रग क्या होती है, समझाइए। ओपियोइड्स जो ड्रग होता है वो एक दर्द निवारक दवा है। और एक व्यापक समूह है, मतलब एक व्यापक ग्रुप है जो आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं पर काम करती है, जो हमारी ब्रेन सेल्स होती है उस पर ये काम करती है। और ओपियोइड्स जो होता है अफीम के पौधों से बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के हम कह सकते हैं मॉर्फिन जो होता है वो ओपियोइड्स के उससे बनता है। ड्यूरामॉर्फ, एमएस एंड कॉन्टीन कुछ अन्य ओपियोइड्स प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जैसे फेटेनाइल, एक्टिक और फेटोरा। ये जो होते हैं ये ओपियोइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और ओपियोइड्स का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल जो होता है वो होता है अफीम। अफीम जो होता है वो एक प्रकार का ड्रग्स है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो मानव का शुक्राणु होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला हेड, टेल, ग्रीवा, शीर्ष, ग्रीवा और पूंछ। जैसा कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड था आगे के सेट में, पिछले सेट में, तो हम इसे स्क्रॉल आगे चलते हैं इसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इनका मानव जीवन में क्या महत्व है। प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणु जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। इसका हमारे मानव जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जीवाणु संक्रमण जो होते हैं उससे लड़ने में मदद करते हैं हमारी। जिससे कई बीमारियों का इलाज संभव हुआ, जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहते हैं पेनिसिलिन ने सबसे पहले जीवाणु संक्रमण में होने वाली कई मौतों को रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग रोगों के उपचार, निदान और रोकथाम के लिए किया जाता है। यह होता है टीके जो होते हैं, टीकाकरण, टीके, जीन और पुनर्योगित इंसुलिन
टीका, जीन थेरेपी और पुनर्योगज इंसुलिन जैसे उत्पाद विकसित करते हैं, मतलब डेवलप करते हैं, जिससे कई बीमारियों का प्रभावी ढंग से इलाज हो सके। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका अच्छे ढंग से इलाज हो सके। चलिए हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक में अंतर। तो जो रासायनिक उर्वरक होता है और जैव उर्वरक के बीच अंतर, उनके स्रोत, कार्य करने के तरीके और मिट्टी पर प्रभाव में है। रासायनिक उर्वरक कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे तेजी से फसल की ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन लंबे समय में मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है, उपजाऊपन होता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और जैव उर्वरक जो होता है वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है और धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ते हैं और मिट्टी को स्वस्थ संरचना और सूक्ष्मजीवों में सुधार करते हैं। मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, स्वस्थ संरचना बनाते हैं और उसके मतलब सूक्ष्मजीवों में सुधार करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत से चेंजेस मतलब सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मिड क्या है, समझाइए। तो प्लाज्मिड जीवाणु या प्लाज्मिड जीवाणु ये बैक्टीरिया है और कुछ अन्य सूक्ष्मजीवों में पाया जाता है। कुछ अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं जो छोटा छोटा गोलाकार डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो गुणसूत्रीय डीएनए से अलग होता है। यह स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाता है, एक डीएनए की अलग छवि बनाता है, नकल उतारता है। और इसमें अक्सर ऐसे जीन होते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स, प्रतिरोध जैसे फायदे देते हैं। आणविक जीव विज्ञान में प्लाज्मिड का उपयोग महत्वपूर्ण जीन की बड़ी मात्रा में प्रतिकृतियां बनाने के लिए एक वेक्टर के रूप में किया था, जिसको हम कहते हैं कि डीएनए की नकल उतारना इसका काम होता है, या डीएनए की प्रतिकृतियां। इसका यूज एक वेक्टर के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पादप अनुक्रमण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पादप अनुक्रमण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी स्थान पर समय के साथ एक पादप समुदाय दूसरे पादप समुदाय से प्रतिस्थापित कर देता है। इसमें विभिन्न चरण होते हैं, तो हम देखेंगे। एक अग्रणी समुदाय से शुरू होता है और स्थिर चरम समुदाय तक पहुंचता है। तो हम इसके चरण देखते हैं। जल क्रमक, यह जल में शुरू होने वाला प्राथमिक अनुक्रमण है। और अग्रणी समुदाय, ये तालाब में फाइटोप्लैंक्टन जैसे हरे शैवाल के रूप में शुरू होता है। जो अग्रणी समुदाय होता है वो तालाब में हम देखते हैं कि जो हरे हरे शैवाल होते हैं उनके रूप में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को संक्रमण से बचाती है। इसमें कोशिकाएं जो होती हैं हमारी, रसायनों, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क है। कम या ज्यादा सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली समस्याओं का कारण बन जाता है, क्योंकि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसका काम शरीर को संक्रमण से बचाना होता है। जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसका जो वर्क होता है वो हमारे बॉडी को संक्रमण से बचाना होता है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। हमारा प्रश्न है आतर्व चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आतर्व चक्र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम माहवारी या मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। और ये प्राइमेट्स जैसे कि बंदर, कपी या मनुष्यों में होता है। और यह आमतौर पर 28 व 29 दिन में दोहराया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो गर्भावस्था होती है उसकी तैयारी के लिए अंडाणु का विकास और गर्भाशय के लिए जो अस्तर होता है एंडोमेट्रियम में बदलाव शामिल होता है। और अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय का जो अस्तर होता है वो टूट जाता है। तो गर्भाशय का अस्तर टूट जाता है और रक्तस्राव का जो रूप होता है वो वेजाइना के बाहर निकल जाता है। और इसको हम कहते हैं मासिक चक्र या ऋतुस्राव। तो हम देखेंगे इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत यहां से होता है। जो 28 दिन से 29 दिन तक चलता है। ये अब प्रावस्था होती है श्रावर प्रावस्था, ये आतर्व प्रावस्था और ये पुनरोद्भवन मतलब दोबारा से उसका शुरुआत करना। और यहाँ होता है उसका पिंड का पुनरुद्भवन। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्ट्रक्चर। हम अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे। एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक प्रारूपी बीजांड मतलब ओव्यूल में मुख्य रूप से बीजांडवृत्त, बीजांडकाय और अध्यावरण होता है। बीजांडवृत्त, बीजांडकाय और अध्यावरण प्रेजेंट होते हैं। बीजांडवृत्त जो होता है उसमें बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है, जबकि बीजांडकाय का वर्क होता है मुख्य भाग जो होता है, बीजांडकाय जो होता है उसका मुख्य भाग होता है, जिसमें जो एम्ब्रियो सैक होता है मतलब भ्रूणकोश जो होता है और बीजांडकाय के चारों ओर सुरक्षात्मक जो आवरण होता है जिन्हें हम कहते हैं अध्यावरण। ये तीन जो होते हैं बीजांडवृत्त, बीजांडकाय और अध्यावरण, ये होते हैं प्रारूपी बीजांड में प्रेजेंट जो होते हैं वो ये तीनों होते हैं। और इन अध्यावरण में एक खुला भाग होता है जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। खुले भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार। तो हम देखेंगे अपने इसके स्ट्रक्चर को। बीजांडकाय, बीजांड द्वार, उसके पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीजांड द्वार और बीजांडवृत्त। और ये बीच का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक और ऊपर के पार्ट को हम निभाग कहते हैं। और ये प्रतिरूपी कोशिका मतलब जो 2 मदर सेल्स होती है और ये होता है एम्ब्रियो सैक। ये है प्रारूपी बीजांड का स्ट्रक्चर। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरॉन के सिद्धांत को समझाइए। ओपेरॉन का सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर जो जीवन होता है उसकी उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थ से रासायनिक विकास जैसे केमोजेनी और फिर जैविक विकास बायोजेनी के माध्यम से हुई है। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक पृथ्वी के अपचयी जो होते हैं ऑक्सीजन रहित वायुमंडल में सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं परावैंगनिक किरण यूवी रेज के प्रभाव से अकार्बनिक
अणुओं के कार्बनिक अणु जैसे अमीनो एसिड बने और ये अणु फिर मिलकर एक बड़े अणु में बदल गए, पॉलीमर्स। जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स में बदल गए तो वो पॉलीमर्स बने और कोएसिरवेट्स जैसे प्रोटीकोशिका रूप में विकसित हुए, जो बाद में पहली जीवित कोशिकाओं का आधार बने। कोएसिरवेट्स जैसे प्रोटोकोशिका के रूप में विकसित हुए और बाद में जाकर पहली जीवित कोशिका के रूप का आधार बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम देखेंगे ओपेरॉन सिद्धांत के मुख्य बिंदु। सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक विकास, केमोजेनी। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण अपचायक ऑक्सीजन रहित था, जिसमें मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन जैसी गैसें मौजूद थीं। ये सरल और अणु महासागरों में एकत्र हुए, जहां उन्होंने एक आदिम सूप बनाया। और जैविक विकास, बायोजेनी। इसमें क्या हुआ कि जो सरल कार्बनिक मॉलिक्यूल से सरल कार्बनिक अणु जो थे वो मिलकर पॉलीमर जैसे प्रोटीन बनाए और लिपिड झिल्ली जो थी उसके अंदर इन पॉलीमर अन्य मॉलिक्यूल्स का संग्रह हुआ, जिन्हें हम कोएसिरवेट्स कहा गया। और इसी प्रकार जीवन की उत्पत्ति देखेंगे कैसे हुआ। जीवन की उत्पत्ति का स्थान, ओपेरॉन ने सुझाव दिया कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो महासागरों में हुई, जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक जल प्रदान करते थे। जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो महासागरों में हुई और आवश्यक जल प्रदान करते थे ये। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा पहला है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि यह एक प्रकार का नेत्र संबंधी विकार होता है। इसमें ये ज्यादातर मतलब जन्मजात रोग है और ये मनुष्य मतलब पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आंखों में जो हम देखते हैं तो अगर लाल और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ रहते हैं और इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और ये कोशिका मतलब कोन्स में कार्य क्षमता की कमी के कारण होता है। जैसा कि हमने देखा था ये पहले के सेट्स में रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो हम आगे की ओर चलते हैं। थैलेसीमिया, अगला टॉपिक है थैलेसीमिया। यह एक वंशानुगत रक्त विकार है जो शरीर में हीमोग्लोबिन और स्वस्थ लाल रक्त जो होता है कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित करता है। रेड ब्लड सेल्स को ये प्रभावित करता है। इसके कारण एनीमिया हो सकता है, जिसके लक्षण हल्के से गंभीर तक हो सकता है। और उपचार में नियमित रक्त चढ़ाना, आयरन निकालना और कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट शामिल होते हैं। इसके उपचार के लिए नियमित ब्लड चढ़ाना, आयरन निकालना और कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक पदार्थ की खोज पर एक निबंध लिखिए। आनुवांशिक पदार्थ की खोज एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनका वंशानुक्रम सिद्धांत से शुरू होकर और ग्रिफिथ, एवेरी, मैककॉर्नी एंड मैकलॉड और हर्षे चेज ने वैज्ञानिकों के प्रयोगों के माध्यम से डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में स्थापित किया। और 1944 में एवेरी, मैककॉर्नी ने और मैकलॉड ने
या साबित किया कि ग्रिफिथ के जो परिवर्तनीय तत्व थे वो वास्तव में डीएनए है। जो ग्रिफिथ थे उनके परिवर्तनीय तत्व थे वो वास्तव में डीएनए थे। बाद में 1952 में हर्शे और चेज के प्रयोगों ने इसकी पुष्टि की और 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विसर्पिल संरचना की खोज की, जिसने आनुवांशिक सूचना के भंडारण और हस्तांतरण को समझाया। वॉटसन और क्रिक ने द्विसर्पिल जो संरचना थी उसकी खोज की, जिसने आनुवंशिक सूचना के भंडारण जो थे और हस्तांतरण को समझाया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है? तो सबसे पहले जो जैव विविधता का अर्थ होता है वो पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता, जिसमें सभी जीवित जीव, फॉर एग्जाम्पल पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और कवक, उनके बीच आनुवंशिकी विविधता और उनके विभिन्न परिस्थितियों तंत्र शामिल हैं। इसे संरक्षित करने के लिए प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, लुप्तकाय प्रजातियां जो होती हैं या रक्षा पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू करना महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि प्रदूषण कम करना, टिकाऊ जीवन शैली अपनाना। तो हम इनकी संरक्षित क्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। एक प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाना। ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करें जहां वन्य जीव जो होते हैं वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से रिप्रोडक्शन करने का मौका मिले। और दूसरा है प्रदूषण कम करना। प्रदूषण कम करने के लिए औद्योगिक और घरेलू कचरे जो होते हैं उनसे प्रदूषण को नियंत्रित करें, क्योंकि यह सीधे तौर पर जल, वायु, मृदा गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण जब होता है तो हमारे जो जल होता है, वायु होता है और मृदा को ये प्रदूषित करता है। तो इससे बचने के लिए हमें कचरे से साफ सफाई रखनी चाहिए हम लोग को। अगला है हमारा प्रजातियों की सुरक्षा। अवैध शिकार पर रोक। जानवरों का शिकार ना करें। वन्य जीव को का शिकार, उनके अंगों की व्यापार सख्त प्रतिबंध है। संकटापन्न प्रजातियों की रक्षा। इसमें क्या है कि जो उन प्रजातियों की पहचान करें, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाएं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं उनके लिए उनकी पहचान करें। कानूनी और सरकारी उपाय। कानूनों का पालन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो हम देखेंगे जैसे मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करें, उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान करें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हम क्या करते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक समझौते और सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास। प्रदूषण कम करें। सबसे पहले प्रदूषण कम करें। प्लास्टिक और गैर बायोडिग्रेडेबल्स कचरे जो होते हैं उनका उपयोग कम करें।
टिकाऊ जीवन शैली, ऊर्जा की बचत करें, पानी का संरक्षण करें, स्थानीय और टिकाऊ उत्पादों का उपयोग करें। और अगला है जागरूकता फैलाओ, जागरूकता फैलाएं। सबसे पहले जैव विविधता के महत्व के बारे में दूसरों को शिक्षित करें, मतलब दूसरों को हम जैव विविधता के महत्व के बारे में बताएं और उन्हें संरक्षण के प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ हमारा सेट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।